सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में एनवायरमेंट के 65 क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन को कवर किया था। आज इस सेशन में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कहीं भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बायो बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि इसे जो है फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में स्थापित किया गया है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि इसका लक्ष्य भारत की भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले 10,000 व्यक्तियों से संबंधित जीनोमिक जीवन शैली और क्लिनिकल डेटा एकत्र करना है। तो बताइए कि क्या ये दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, ये बायो बैंक क्या होता है? बायो बैंक क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वैसे ही बायो बैंक में लोगों के खून के नमूने या सैंपल, DNA और सेहत से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि भारतीयों को कौन सी बीमारी ज़्यादा है और उनका इलाज बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। और अगर हम फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है। इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये जानना है कि भारतीयों की सेहत पर हमारे खान पान, रहने के तरीके और हमारे जीन्स का क्या असर पड़ता है। और ये 10,000 का आंकड़ा क्यों? 10,000 लोगों के ही नमूने क्यों इकट्ठे किए जाएंगे? क्योंकि भारत देखो बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे हर जगह के लोगों का खान पान और रहन सहन अलग है। जैसे आप नॉर्थ में देखो, साउथ में, सबका अलग अलग खान पीन है, सबका अलग रहन सहन होता है। इसी वजह से 10,000 अलग अलग तरह के लोगों का डेटा लिया जा रहा है ताकि पूरे भारत का एक सही तस्वीर मिल सके। समझ में आया? इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसे बनाया क्यों जाएगा? इसलिए ताकि इस विविधता के आधार पर हमें ये जानकारी मिल सके कि किस तरह के, कहाँ पे कैसा रोग फैला, या किस भारत में किस तरह के जो रोग है वो ज़्यादा है या किस तरह के रोग कम है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से हमें तस्वीर मिल सकेगी, इसकी अच्छी डेटा मिल सकेगी हमारे पास। इसी वजह से ये राष्ट्रीय बायो बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया फेनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से नियामक शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन जो है 15 नवंबर 1983 को हुआ था। 1983 को इसका गठन हुआ था, और ये अपनी शक्तियां किस अधिनियम के तहत प्राप्त करती हैं? तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि हाल ही में इसके द्वारा, यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा, गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन पर स्वदेशी रूप से विकसित 2 दाबित भारी जल रिएक्टरों के लिए परिचालन लाइसेंस प्रदान किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बेसिक सा इसमें बात कही गई है स्टेटमेंट में, जिससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही वेरा सी रुबीन वेधशाला निम्नलिखित देशों में से किसमें अवस्थित है? बताओ, वेरा सी रुबीन वेधशाला निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों
वेरा सी रूबीन वेधशाला जो है चिली में अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वारटाइन बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए डिजाइन की गई मलेरिया उपचार की पहली औषधि है। दूसरा कह रहा है कि स्विट्जरलैंड ने इसे स्वीकृति प्रदान की है। तीसरा कह रहा है कि केवल अफ्रीका के बाहर उपयोग करने हेतु इसे विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित किया गया है। देखो, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट सही है कि ये जो क्वारटाइन बेबी है, बेबी शब्द से ही समझ में आता है कि बच्चों के लिए होगा स्पेशली। तो क्वारटाइन बेबी जो है ये बच्चों और छोटे जो शिशु होते हैं और छोटे बच्चों के लिए डिजाइन की गई एक मलेरिया उपचार की औषधि है, पहली औषधि है। इसे स्विट्जरलैंड ने स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन ये कह रहा है कि केवल अफ्रीका के बाहर नहीं, सिर्फ ये अफ्रीका में प्रयोग किया जाएगा। अफ्रीका के बाहर नहीं, अफ्रीका में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया है, एक ट्रिक है कि कहीं भी स्टेटमेंट में केवल शब्द दे दे, सिर्फ शब्द दे दे, अनन्य शब्द दे दे, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। कोई भी नहीं शब्द दे देता है तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है, लेकिन तब भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इस बेसिस पे आंसर मत करिएगा। एग्जाम में अगर लास्ट ऑप्शन बचे तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए, अपना अप्रोच बिल्ड करिए बेहतर से बेहतर, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और PYQ लगाइए। ओके, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर खुद इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत और 4 देशों वाले यूरोपीय ब्लॉक EFTA के बीच 1 अक्टूबर 2025 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रभावी हुआ है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत और 4 देशों वाला जो यूरोपीय ब्लॉक है उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रभावित हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से। 4 सदस्य देशों जैसे आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड वाले EFTA का गठन जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा हुआ था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरा कह रहा है कि EFTA एक कस्टम यूनियन है जिसमें गैर सदस्य देशों के लिए समान बाह्य टैरिफ का प्रावधान है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है तीसरा, इसको समझिए। जैसे मान लो कि 5 देशों ने, जैसे भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने मिल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। ये देश आपस में फ्री ट्रेड करेंगे या फिर अपने अकॉर्डिंग टैरिफ को कम करेंगे या टैरिफ को शून्य कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अगर किसी अन्य देश के साथ जो इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, उस देश के साथ अगर भारत व्यापार कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि भारत जो है, जो इन देशों के साथ समझौता किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके तहत जो टैरिफ को कम कर रहा है या फिर जीरो कर रहा है, जितना भी अपने अकॉर्डिंग टैरिफ कम कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि भारत जो है जितना इन लोगों के लिए टैरिफ कम किया है उतना इन दूसरे देशों के साथ भी कम करे। भारत की मर्जी होगी वो अन्य देशों के साथ कितने टैरिफ लगाए। यहाँ पे समान बाह्य टैरिफ का प्रावधान नहीं है, तो इस वजह से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, हमारा जैसे मान लो आपसे व्यवहार है, आना जाना है या फिर पैसे की उधार बाड़ी है, तो हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। अगर हमारा किसी और के साथ कोई हमसे और आकर के हमसे व्यवहार रखना चाहता है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हम जैसे आपके साथ इक्वल आपके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही उनके साथ भी व्यवहार करें। हम आपके लिए जैसे आप मेरे पास आते हैं, कोई भी ज़रूरत की चीज़ें मांगते हैं, हम तुरंत दे देते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम उनको भी दे दें। या फिर ज़रूरी ये भी नहीं कि हम जितना उनको एकदम स्पेशल मानते हैं वैसा आपको भी माने। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि समान बाह्य टैरिफ का प्रावधान है, तो समान बाह्य टैरिफ का प्रावधान नहीं है। दूसरे देशों के साथ वो टैरिफ ज़्यादा या कम कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ के EFTA के जो एक कस्टम यूनियन है इसके बराबर ही रखें। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे कह रहा है वन कार्बन साझेदारी सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन कह रहा है कि यह बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है। तो देखो, वन कार्बन साझेदारी सुविधा ये है क्या? ये ग्रुप है। ये क्या करता है भाई कि वन के संरक्षण पर ध्यान देता है,
कि वनों की कटाई ना हो, वन को संरक्षित किया जा सके, इससे संबंधित तरह तरह के सुझाव देता है, तरह तरह के नियम कानून बनाता है और देशों की मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यह बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वन कार्बन साझेदारी सुविधा के रेडीनेस फंड के तहत विकासशील देशों को वन संबंधी कार्बन उत्सर्जन में सत्यापित कटौती हेतु परिणाम आधारित भुगतान प्रदान किया जाता है। अब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। देखो, एक होता है इसमें रेडीनेस फंड, इसके तहत दो तरह के फंड दिए जाते हैं, एक होता है रेडीनेस फंड और दूसरा होता है कार्बन फंड। ठीक है, तो रेडीनेस फंड में क्या होता है कि ये जो रेडीनेस फंड है ये मेनली विकासशील देशों के लिए काम करता है। तो विकासशील देशों को वन से संबंधित सलाह देना या फिर उस विकासशील देश को मदद प्रदान करना ताकि वो अपने देश में वन संरक्षण को बढ़ावा दे सके, वनों की कटाई को रोक सके। ठीक है, तो ये रेडीनेस फंड जो है इस विकासशील देशों की मदद करता है वन से संबंधित कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये परिणाम आधारित भुगतान, ये परिणाम आधारित भुगतान प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत कर देता है पूरे स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये परिणाम आधारित भुगतान नहीं करता, यानी परिणाम आधारित भुगतान का मतलब होता है कि पूरा फुल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद आपको फंड दिया जाता है। जैसे मम्मी पापा कहते हैं, आप कहते हो कि मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो मम्मी पापा कहते हैं तुम्हारा अगर अच्छा रिजल्ट आया, 90+ % आया, तुम्हारा 92%, 93% आया, तब तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा, और नहीं आएगा तो नहीं दिलाऊंगा। तो यही होता है, इसको कहते हैं परिणाम आधारित भुगतान। ठीक है, तो ये परिणाम आधारित भुगतान नहीं है रेडीनेस फंड, ये समय समय पर विकासशील देशों को मदद करता है। जो कार्बन फंड है वो परिणाम आधारित भुगतान प्रदान किया जाता है उसमें, कि कोई देश है एक निश्चित सीमा के भीतर अगर कार्बन उत्सर्जन में कमी कर देता है तो उसको उसके हेल्प के लिए फंड उसके मांगने पर दिया जाता है, तो वो परिणाम आधारित भुगतान प्रदान होता है, ये नहीं होता, रेडीनेस फंड नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला भी गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको विजन आईएएस का चाहिए तो विजन आईएएस का, दृष्टि आईएएस का, संस्कृति आईएएस का, फोरम आईएएस का आपको मिल जाएगी मॉक टेस्ट। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपका रिवीजन होगा। क्योंकि देखो, आप बुक बार बार पढ़ोगे तो रिवीजन तो होगा, लेकिन किस पॉइंट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट को आपको ज़्यादा अच्छे से याद करना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, ये आपको आइडिया मॉक टेस्ट से लगेगा और पीवाईक्यू से लगेगा। और हाँ दोस्तों, मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू शुरू करूँ यूपीएससी का। यूपीएससी 2025 का मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए 2025 का जो पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसका पेपर सॉल्व कराऊँ। और जब आप लोग 2025 की वीडियो मेरी अच्छी लगेगी तो आप लोग बोलोगे तो मैं 2024, 2023, 2022, 2021 ऐसे हम लोग घटते हुए क्रम में पीछे साल तक लौटते लौटते जाएंगे हम लोग 2013 तक। तो अगर आप लोग चाहते हो पीवाईक्यू को सॉल्व करना, कि यूपीएससी की ट्रेंड को समझना चाहते हो, तो कमेंट बताना कि मैं पीवाईक्यू को सॉल्व कराऊं या ना कराऊं। जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट में बताना, तभी मैं शुरू करूँगी। ठीक है, पीवाईक्यू को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको यूपीएससी का ट्रेंड समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो समझ में आएगा। अभी जो आप लोग टेस्ट पेपर क्वेश्चन देख करके थोड़ा डर जा रहे होंगे कि अरे बाप रे ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इतना टफ पूछता है, तो वहाँ पे आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ, पेपर ईजी ही देता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं देता है। और अगर टफ थोड़ा दे भी देता है, अपना लेवल थोड़ा हाई कर भी देता है, तो वो सबके लिए होता है। और हर साल ऐसा नहीं होता, हर साल पेपर नॉर्मल ही देता है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ही देगा। तो कमेंट में बताना कि पीवाईक्यू में सॉल्व कराऊं या ना कराऊं। ओके, चलो आगे देखो। जैसे कि हम लोग इस टेस्ट पेपर में हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपको पीवाईक्यू में भी सॉल्व कराएंगे। उसमें और ज़्यादा मे बी हम डिटेल में जाएं, क्योंकि वो पीवाईक्यू है तो उसको और ज़्यादा महत्व देना ज़रूरी रहेगा। और हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ये वीडियो है, और क्योंकि हम हिंदी में सारी चीज़ें सॉल्व कराते हैं। तो पीवाईक्यू मैंने सोचा कि मैंने देखा यूट्यूब पर, तो हिंदी मीडियम में बहुत कम लोग
पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए PYQ बहुत कम लोग सॉल्व करा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ले आऊँ, PYQ सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तो कमेंट में बताना। चलो आगे देखो, भारत और बेसल अभिसमय फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर नियंत्रण संबंधी बेसल अभिसमय के लागू होने से पहले ही भारत ने अपने खतरनाक अपशिष्ट नियमों को अधिसूचित कर दिया था। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जब बेसल अभिसमय आया था ना, उसके पहले ही भारत ने खतरनाक अपशिष्टों से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिया था। बेसल अभिसमय कब लाया गया था? बेसल अभिसमय को कब लागू किया गया था? बेसल कन्वेंशन को, तो इसको लागू किया गया था 1992 ईस्वी में। और भारत इससे पहले ही अपने खतरनाक अपशिष्टों के नियमों को अधिसूचित किया था कब? 1989 में, यानी 1989 में। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। भारत बेसल प्रतिबंध संशोधन का पक्षकार है, जिसके तहत विकसित देशों द्वारा खतरनाक तथा ई अपशिष्ट की भारत के सीमा क्षेत्र में डंपिंग को विधिक रूप से रोक सकता है। देखो, भारत बेसल प्रतिबंध संशोधन का पक्षकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक चीज, बेसल कन्वेंशन है क्या? अक्सर यूपीएससी में पूछ देता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि जो अमीर देश होते हैं वो अपने अपशिष्ट को, चाहे वो विस्फोटक तरह का अपशिष्ट हो, कुछ विषैला विषाक्त कोई विस्फोटक पदार्थ हो, मतलब ओवरऑल ये कि अपने कचरे को, जो अमीर देश होते हैं वो अपने कचरे को डंप कर देते हैं विकासशील देशों में। ठीक है, ये जो कचरा है, कचरा किसी भी तरह का हो सकता है। ये मेनली ये प्रदूषित कचरा होता है, चाहे वो विस्फोटक हो, दूषित हो, विषाक्त हो, जहरीला हो, ज्वलनशील हो। तो ये जो डिकम्पोज ना हो सके ऐसा कचरा हो, तो ये क्या करते हैं देश, दूसरे देशों में डंप कर देते हैं, विकासशील देशों में डंप कर देते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ही बेसल कन्वेंशन लाया गया था कि भैया ये जो अमीर देश होते हैं अपना कचरा दूसरे देशों में डंप कर देते हैं, तो इससे रोक लगाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए बेसल कन्वेंशन लाया गया था। तो भारत इसके पहले ही जो खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित नियम थे उसको पहले ही अधिसूचित कर दिया था 1989 में। ये 1992 में बेसल कन्वेंशन को लाया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बेसल प्रतिबंध संशोधन का पक्षकार है भारत, तो अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है रॉटरडैम, एक मिनट, रॉटरडैम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि रॉटरडैम कन्वेंशन वर्ष 2004 में प्रभाव में आने के बाद संबंधित पक्षकारों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी हो गया। दूसरा कह रहा है कि रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 3 में सूचीबद्ध रसायन कम से कम 2 पक्षकारों द्वारा प्रतिबंधित या कठोर रूप से सीमित किए जाने के बाद पूर्व सूचित सहमति की प्रक्रिया के अंतर्गत लाए जाते हैं। देखो, रॉटरडैम कन्वेंशन किससे संबंधित है? बेसल कन्वेंशन में ये बात थी कि भैया जो कचरा रहेगा आपका अमीर देश का या विकसित देशों का कचरा विकासशील देशों में डंप नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, रॉटरडैम कन्वेंशन की जो रसायन होते हैं, कीटनाशक या फिर कुछ जहरीला रसायन, अगर कोई देश किसी देश में उसका निर्यात करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका काम ये बनेगा रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत कि वो देश जो है, जो निर्यात कर रहा है, जिस देश में, मान लो ए देश है, ठीक है, वो बी देश में निर्यात करना चाह रहा है अपने रसायन को, जो खतरनाक रसायन है या कीटनाशक दवा है, इस अपने केमिकल को इस देश में निर्यात करना चाहता है, तो इसका कर्तव्य बनेगा रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत, या रॉटरडैम कन्वेंशन ये कहता है कि भाई अगर तुम जिस देश में निर्यात कर रहे हो उस केमिकल को, उस देश को बताओ कि ये किस तरह से हानिकारक है, इसकी इस रसायन के बारे में तुम बताओ कि ये एनवायरनमेंट को किस तरह से हानि पहुंचाएगा, इसकी क्या क्या दिक्कतें हो सकती है इससे, इस केमिकल के बारे में तुमको पूरी जानकारी उस देश को बतानी होगी जिस देश में तुम निर्यात करने जा रहे हो। अगर ये देश अनुमति दे दिया कि हाँ ठीक है तुम हमारे यहाँ निर्यात कर दो, अगर ये देश अनुमति दे दिया तो तब तुम जो है इस रसायन का निर्यात कर सकोगे, अगर नहीं दिया तो तुम
निर्यात नहीं कर सकोगे। यानी कि पूर्व सूचना देना पड़ेगा आपको, जब वो देश आपको अनुमति दे देगा तब आप निर्यात कर सकोगे। तो इसी इसी को कहते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन। खतरनाक जो रसायन होते हैं उनके आयात निर्यात पे उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ये 2004 में प्रभाव में आया था और ये विधिक रूप से बाध्यकारी होता है संबंधित पक्षकारों के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है रॉटरडैम कन्वेंशन के एनेक्स 3 में सूचीबद्ध रसायन कम से कम 2 पक्षकारों द्वारा प्रतिबंधित या कठोर रूप से सीमित किए जाने के बाद, देखो अगर 2 पक्षकार देश या कहें हम कि 2 देशों द्वारा अगर किसी रसायन को प्रतिबंधित किया जाता है तो उसको एनेक्स 3 में सूचीबद्ध किया जाता है। रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत उसको एनेक्स 3 में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अगर 2 देशों ने उस रसायन पर प्रतिबंध लगाया या कठोर रूप से उसको सीमित किया है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तब उसको जो है उस रॉटरडैम कन्वेंशन के तहत एनेक्स 3 में शामिल किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक देश अगर उसको उस तरह के केमिकल को मना कर देते कि भाई ये केमिकल जहरीला है या फिर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उस पर विचार करके एक समिति होगी जो इस पर विचार करेगी, हाँ ये केमिकल वाकई में इस तरह का है कि इसको रॉटरडैम कन्वेंशन के अंतर्गत रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, तो इसके तहत फिर रख दिया जाता है एनेक्स 3 में, फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संपदा संरक्षण आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखो, जब भी इस तरह का कोई आयोग का नाम दे दे या संस्था का नाम दे दे तो उससे संबंध सोचा करो कि आर्कटिक समुद्री सजीव संपदा संरक्षण आयोग, यानी कि ये आर्कटिक के क्षेत्र में जो भी वहाँ के जीव जंतु हैं वहाँ के संरक्षण से संबंधित ये आयोग है। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि CAMLR कन्वेंशन अंटार्कटिक कन्वर्जेंस के दक्षिण में स्थित आर्कटिक समुद्री सजीव संपदा पर लागू होता है, लेकिन इसके संरक्षण और प्रबंधन उपायों में व्हेल एवं सील शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आर्कटिक समुद्री क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र में जो भी वहाँ पे जीव हैं, छोटे जीव जंतु हैं, तो उन जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और अगर हम बात करें कि क्या व्हेल एवं सील को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो व्हेल और सील जो है इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। इसके लिए अलग तरह के नियम हैं और अलग तरह के आयोग हैं जो इसके संरक्षण पर काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत जो है इसका पूर्व सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, भारत इसका मेंबर है। तीसरा कह रहा है कि सम्मिलित राज्य न तो आयोग की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है और न ही इसके बजट में योगदान देता है। देखो इसमें 2 तरह के मेंबर होते हैं, एक होता है सम्मिलित राज्य, दूसरा होता है सदस्य। जो सदस्य होता है वो फंडिंग करता है इस आयोग को, और इसमें नीति निर्माण बनाना है तो वो भी वही जो मेंबर होता है वही नीति निर्माण बनाएगा और वोटिंग भी वही देश करता है। जो सम्मिलित राज्य होता है ये न तो आयोग की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेता है और न ही बजट में योगदान देता है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा था कि कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा आपका सही होगा, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैव विविधता अभिसमय के अंतर्गत प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है नगोया प्रोटोकॉल अनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्याय संगत और समान वितरण पर केंद्रित है। दूसरा कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नगोया प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगोया प्रोटोकॉल, ये नगोया प्रोटोकॉल में होता क्या है कि जैसे कि कोई आनुवंशिक संसाधन के उपयोग, मान लो कि कोई देश है जो किसी अन्य देश में जाता है तो वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कोई दवा बनाता है, वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके कोई दवा बनाता है, तो उस दवा को बेच करके वो लाभ कमाएगा। हाँ, उस दवा को बेचकर वो कंपनी लाभ कमाएगा। तो ये नगोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि तुम्हें वो जो लाभ हो रहा है उस लाभ का एक हिस्सा तुम
उस देश को दोगे जहाँ से तुमने इस वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का या आनुवंशिक संसाधनों का उपयोग करके ये दवा बनाया है, या वहाँ के किसी समुदाय को जो स्पेशली वहाँ के स्थानीय समुदाय हैं, तुम उसको लाभ, अपने लाभ का एक हिस्सा दोगे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं। समझ में आया? तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, बस नगोया प्रोटोकॉल में ये कहना है कि भैया जो भी तुम कमा रहे हो उस कमाई का एक हिस्सा तुम उस देश को दोगे जहां से तुमने कमाई शुरू की है अपनी। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल में क्या है कि भाई अपना कमाई का एक हिस्सा तुम दूसरों को भी दोगे, तो ये नगोया प्रोटोकॉल कहता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कह रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब ये क्या कहता है भैया कि ऐसे जीवों को एक देश से दूसरे देश ले जाते समय उनकी हैंडलिंग और उनके इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, नगोया ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल को थोड़ा अच्छे से समझना कि जैसे लैब में तरह तरह के फसल तैयार किए जाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे जीएम फसल के बारे में सुना होगा, बीटी कपास हो गया, बीटी बैंगन हो गया, और ये और भी तरह तरह की जीव भी आजकल लैब में तैयार किए जा रहे हैं। तो मान लो लैब में मक्का तैयार किया गया, ठीक है, एक ऐसा मक्का या ऐसी वैरायटी का मक्का जिसमें कीड़े नहीं लगेंगे, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस मक्के में कीड़े नहीं लगेंगे, अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छा फसल देगा। लेकिन ये जो ज़्यादातर जो लैब में तैयार की हुई फसलें हैं, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये किसी अगर जगह पे लगाए जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय पौधों को नुकसान पहुंचा देते हैं। ये खुद ग्रोथ करते हैं लेकिन उस स्थानीय पौधे को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत पड़ता है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये कहता है भैया अगर मक्का तुमने लैब में तैयार किया है तो अगर कहीं तुमको लेके जाना है इसको, ठीक है, तो कहीं पे लेके जाना है तो तुम आसान अच्छे से इसको किस तरह से पैक करना है और इसको किस तरह से बाकी पैकेजिंग से अलग करना है कि लगे कि हाँ ये मक्का जो है अलग तरह का मक्का है, कोई साधारण मक्का का बीज नहीं है। तो क्या कहता है ये कि सुरक्षित हैंडलिंग, यानी कि एक जगह से अगर दूसरी जगह ले जा रहे हो तो अच्छे से इसको पैकेजिंग के साथ, सील पैक के साथ इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, ट्रांसपोर्ट करो, और इसका उपयोग सुनिश्चित करने पर, मतलब अगर उपयोग करने जा रहे हो तो ये सुनिश्चित करो कि वहाँ के स्थानीय पौधों को कोई हानि ना हो। तो यही कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहता है, मेनली ये फोकस करता है भैया कि अगर तुमने कोई लैब में कोई चीज़ बनाई है, कोई जीव या जंतु, कोई फसल तैयार किया है, कोई बीज तैयार किया है, तो उस पर अच्छे से ध्यान दो कि उसको किसी दूसरे देश ले जा रहे हो तो अच्छे से ले जाओ। वहाँ ऐसा नहीं कि वो बिखर जाए तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचे या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। तो मेनली ये क्या है, ट्रांसपोर्ट पे बस ये ध्यान देता है भैया तुमने कोई चीज़ बनाया तो अच्छे से सुरक्षित उसका उपयोग सुनिश्चित हो सके। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस फ्रेमवर्क को जैव विविधता अभिसमय के COP15 में अपनाया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को COP15 में अपनाया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत 2030 के दशक तक त्वरित कार्रवाई हेतु 23 कार्योन्मुख वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कितने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा प्रबंधित है, कितने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा प्रबंधित है। तो यहाँ पे अडेप्टेशन फंड नहीं है, अडेप्टेशन फंड नहीं है, बाकी स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये तीनों है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि आप अगर अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। और बार बार, क्योंकि अक्सर एग्जाम में बेसल कन्वेंशन हो गया या फिर रॉटरडैम कन्वेंशन हो गया
कार्टाजेना कन्वेंशन हो गया, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पूछ देता है, इसके अलावा आपका क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आप लोग पढ़ लेना, दृष्टि की बुक से पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, या फिर परीक्षा वाणी की बुक से, दोनों बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो किसी भी एक बुक का हेल्प लेकर के आप लोग रिवाइज कर लेना। और अगर आप एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे से अपना बेस तैयार करना चाहते हैं कि प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में कैसा पूछा जाता है, अपना अच्छा अप्रोच बिल्ड करना है, तो इसके लिए आप हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल कर लो। क्लब आईएएस ऐप में सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया गया है, बहुत ही साधारण भाषा में। देखो हम लोग क्या करते हैं कि आपको समझाने के लिए कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करते हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अभी आप लोग नए नए बच्चे हो, तो आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाया जाए। कोई बनावटीपना नहीं होना चाहिए कि आपको मुश्किल आए समझने में। हम लोग ये सोच के पढ़ाते हैं कि आप ऐसा लगे कि हम खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि आपको बस अच्छे से साधारण भाषा में समझे, ठीक है। तो ये हमारे क्लब आईएएस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना। और इसमें 5th फाउंडेशन बैच दिखेगा आप लोग को। 5th फाउंडेशन बैच में अभी आपका 4th पेपर पढ़ाया जा रहा है, शिवम परिहार सर पढ़ा रहे हैं। 4th पेपर को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। इसके अलावा इसमें एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे सिलेबस कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप लोग 5th फाउंडेशन को ज्वाइन करने से पहले एक बार डेमो क्लास देख लेना। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं एनवायरमेंट की। डेमो क्लास देखने के बाद संतुष्ट होने के बाद ही हमारे इस 5th फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना। इसकी फ़ी कितनी है? इसकी फ़ी है 1499 यानी 1500 रुपये। 3 साल की वैलिडिटी है, आप 3 साल तक इसको देख सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना हमारी वीडियोस को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो आगे देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली अमेंडमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, यद्यपि ओजोन क्षयकारी नहीं है, लेकिन इसकी उच्च वैश्विक तापमान क्षमता के कारण इन्हें किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये इससे ओजोन को कोई हानि तो नहीं पहुंचती है, लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन को तो क्षय नहीं करता है, ओजोन डिप्लेट नहीं होता है इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि किगाली अमेंडमेंट के अंतर्गत भारत वर्ष 2040 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन एवं उपयोग में कुल 85% की कमी करेगा। देखो कि किगाली अमेंडमेंट के तहत भारत जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में क्रमिक तरीके से यानी कि क्रमवार तरीके से कमी करेगा। जैसे कि 2032 तक भारत ने डिसाइड किया है कि 2032 में तक 10% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा, फिर 2037 तक 20%, 2042 तक 30% और 2047 तक 85% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन और उपभोग में कमी कर देगा। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया मेरे बच्चे? सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। 2040 नहीं, यहाँ 2047 होना चाहिए था। 2047 तक 85% कमी करेगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उत्सर्जन पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखो, उपयुक्त गैसों में से कितने क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सूचीबद्ध है? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सूचीबद्ध है? तो ये चारों ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो पूछा, एक साइड क्योटो तंत्र दिया है और दूसरे साइड विवरण दिया हुआ है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके संदर्भ में कह रहा है कि इसके तहत एनेक्स बी के पक्षकारों को विकासशील देशों में
उत्सर्जन कटौती परियोजनाएं लागू करने की अनुमति देना शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, यह एनेक्स बी के किसी भी पक्षकार को एनेक्स बी के किसी अन्य पक्षकार के यहाँ परियोजनाओं से उत्सर्जन कटौती इकाइयां अर्जित करने में सक्षम बनाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि एमिशन ट्रेडिंग, इसके तहत अधिशेष उत्सर्जन इकाइयों वाले देश उन देशों को इनका विक्रय कर सकते हैं जो अपने लक्ष्य से अधिक उत्सर्जन कर रहे हैं। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सभी तीन। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना क्योटो तंत्र, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एनेक्स बी, एनेक्स ए, हमें सभी चीज़ों के बारे में एक एक जो शब्द दिए हैं इसको समझाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग ये ध्यान में रख के चलेंगे कि ये टेस्ट सीरीज की क्लास है, तो हम लोग को सारे क्वेश्चंस को कवर करना है एक निश्चित समय सीमा के भीतर, यानी कि लगभग हम लोग 1.5 घंटे के अंदर ही इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी प्रोग्राम की शुरुआत जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा है कितने रामसर द्वारा परिभाषित आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं? तो आर्द्रभूमि के अंतर्गत आपके सभी शामिल है: भूमिगत जलभृत, पिटलैंड, प्रवाल भित्तियां, धान के खेत, सॉल्ट पैन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दिया है ग्लोबल टाइगर फोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए समर्पित एकमात्र अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि टाइगर रेंज वाले सभी 13 देश इसके सदस्य हैं। तो ये गलत है। सभी 13 देश इसके सदस्य नहीं है टाइगर रेंज वाले, बल्कि 7 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, वियतनाम है। तो यहाँ दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। आगे है कथन 1, ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के क्रम में जलवायु शमन तथा अनुकूलन दोनों को समान प्राथमिकता दी जाती है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत पेरिस समझौते के अंतर्गत विकासशील देशों को सहायता प्रदान किया जाता है। इसमें जलवायु शमन और अनुकूलन दोनों को समान प्राथमिकता दी गई है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत अनुदान समतुल्य आधार पर अपने संसाधनों का 50% शमन और 50% अनुकूलन के लिए आवंटित करना अधिदेशित है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट भी दिया है। कह रहा है कि GCF यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत अनुकूलन हेतु प्रदत्त संसाधनों में कम से कम आधा हिस्सा सर्वाधिक जलवायु संवेदनशील देशों में निवेश किया जाना अनिवार्य है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कथन 2, कथन 3 दोनों सही है तथा वे दोनों कथन एक की व्याख्या करता है। आगे देखिए, भारत स्टेज उत्सर्जन मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानक अप्रैल 2020 में संपूर्ण भारत में अनिवार्य हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या के कारण दिल्ली में ऐतिहासिक रूप से देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक कड़े उत्सर्जन मापदंडों को पहले से ही लागू किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सी बात कही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के तहत अंतर्ज्वारीय और उपज्वारीय क्षेत्रों के साथ साथ उनसे संबद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात शामिल हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें ये जो भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र होता है तो इसके अंतर्गत इंटरटाइडल और सबटाइडल की तो को संरक्षण तो दिया ही जाता है, साथ में यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास क्षेत्र तथा ज्वारानंदमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत संरक्षित पाए तंतुओं में शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही भाई। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, यानी समुद्री संरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है
कि समुद्र के आसपास की चीज़ों को या समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंग्रोव आएगा, प्रवाल भित्तियां आएंगी, समुद्री घास आएगा, ज्वारानुभाग आएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बीच एक बफर जोन का काम करते हैं संरक्षण रिजर्व। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संरक्षण रिजर्व राज्य सरकारों द्वारा सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर घोषित किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि जो सरकारी स्वामित्व की भूमि होगी उस पर ही संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। दूसरा कह रहा है कि संरक्षण रिजर्व की घोषणा से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौजूदा अधिकार प्रभावित होते हैं। तो संरक्षण रिजर्व की घोषणा से उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जो मौजूदा अधिकार होते हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत प्रतिबंधित किया जाता है, खास करके जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट होते हैं ऐसी गतिविधियां उनको, लेकिन इनके अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 1972 के तहत। यानी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि संरक्षण रिजर्व जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है कि नहीं, तो किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी ESZ को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित किया जाता है। तो ध्यान रखना कि भाई अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र हो गए या वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र हो गए, वहां को अगर हमको संरक्षण प्रदान करना है तो हम लोग ESZ के तहत संरक्षण प्रदान करते हैं। ये ESZ को घोषित कैसे किया जाएगा? तो इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। ठीक है, या अधिसूचित किया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होना चाहिए था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम नहीं। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ESZ में वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग जैसी गतिविधियों की अनुमति होती है। तो भाई ऐसी सभी गतिविधियों को अनुमति होगी जो एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुंचाते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ऐसी गतिविधियों की अनुमति होती है। अब कह दो वहाँ पे हमें किसी विस्फोटक पदार्थ का परीक्षण करना है, पेड़ पौधे काटने हैं, जंगल काटना है, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा होटल खोलना है, तो इन सब चीज़ों की ये सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं। ठीक है, लेकिन जैविक कृषि करना है तो किया जा सकता है। आप कहो कि ऐसी जेनेटिक मॉडिफाइड कोई फसल है जो यहाँ पे ला करके देखा जाएगा कि क्या ये उग सकता है, ग्रोथ कर सकता है, नहीं कर सकता, तो यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो जैविक कृषि होती है, जो एनवायरनमेंट के संसाधनों का प्रयोग करके खेती की जाती है, गोबर का प्रयोग करके या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों को सड़ा गला करके, तो किया जाता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के क्रम में ESZ के तहत खनन और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट गलत है। भाई खनन क्यों किया जाएगा? इससे एनवायरनमेंट को हानि नहीं होगी। एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर के क्षेत्र को या फिर वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है, ताकि वहाँ के जीव जंतुओं की सुरक्षा की जा सके, वहाँ के एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सके। अभी वहाँ के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए वहाँ पे खनन नहीं किया जाएगा ना, अपना कॉन्सेप्ट यूज किया करिए थोड़ा। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। कितने स्टेटमेंट सही हुए? केवल एक। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन एक कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों, प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है भाई? कि वहाँ के आनुवंशिक संसाधन और वहाँ की जो प्रजाति है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में धारणीय मानवीय गतिविधियों की अनुमति केवल कोर क्षेत्र में होती है। अब देखो, कोई भी अगर वन्यजीव अभयारण्य है तो उसको 3
जोन में डिवाइड किया गया है। एक होता है कोर जोन, ठीक है, फिर दूसरा होता है बफर जोन, तीसरा होता है संक्रमण जोन। संक्रमण जोन, अब जैसे मान लो कोई बहुत घना जंगल है तो उसका जो एकदम बीचों बीच का एरिया होगा, एकदम हम उसको कोर जोन कहेंगे। यहाँ पे बहुत मैक्सिमम गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, बहुत ही कम ऐसे गतिविधियां होती है जो यहाँ पे अलाउ होता है कोर जोन में, ठीक है। फिर बफर जोन आता है, उसके बाद संक्रमण जोन आता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जो धारणीय मानवीय गतिविधियों की अनुमति केवल कोर क्षेत्र में होती है, तो कोर क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। संक्रमण क्षेत्र में मानवीय खास करके धारणीय मानवीय गतिविधियों को अनुमति दी गई है, कोर क्षेत्र में नहीं दी गई है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है। अब अलग अलग देखो, कोर क्षेत्र में चाहे फिर आप बफर जोन कर लो या संक्रमण जोन, यहाँ पे कोर क्षेत्र में बहुत कम गतिविधियां जो है, खास करके कुछ मेन ऐसे चीजें होती है जो रिसर्च के लिए यहाँ पे अलाउ होता है। और ये जो बफर जोन होता है, यहाँ पे कुछ जो मानव अधिवास है थोड़े बहुत आप देख सकते हैं, और कुछ शिक्षा से रिलेटेड या टूरिज्म यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक तैरते हुए दलदली क्षेत्र के रूप में विशिष्ट है जहाँ की वनस्पति समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है। बस क्वेश्चन ये पूछा है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में है, ठीक है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र ऐसा है राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम क्या है, केवबुल लामजाओ, कहाँ है, तो मणिपुर में है। आगे देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में ताडोबा, अंधारी और पेंच अभ्यारण्यों से 8 बाघों के स्थानांतरण को किस बाघ अभ्यारण्य हेतु स्वीकृति दी है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य। चलिए आगे देखिए, हाल ही में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नियम जो है 4 उत्सर्जन क्षेत्रों अर्थात एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, पल्प एंड पेपर पर लागू है। तो हाल ही में अधिसूचित ग्रीन हाउस गैस तीव्रता लक्ष्य नियम 2025 के अंतर्गत ये 4 उत्सर्जन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, क्लोर एल्कली और पल्प एवं पेपर पर लागू होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जीईआई लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने वाले उद्योगों को कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। कार्बन क्रेडिट खरीदना होगा, ये आपको हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, थोड़ा सा इसको समझाने में टाइम चला जाएगा। आगे देखिए, इन नियमों के तहत जीआई लक्ष्यों को प्रति समतुल्य उत्पादन या उत्पाद के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य टन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे कह रहा है, स्पर्म वेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एम्बरग्रीस स्पर्म वेल की पाचन प्रणाली में बनने वाला तथा प्राय समुद्र में तैरता हुआ पाया जाने वाला एक मोमी पदार्थ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित पदार्थ होने तथा वेल को मारकर प्राप्त न किए जाने के कारण भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार वैध है। तो भारत में एम्बरग्रीस का व्यापार जो है अवैध है, ठीक है। या दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, एक और स्टेटमेंट दिया है कि स्पर्म वेल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है तथा इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साइट्स के तहत विनियमित है या साइट्स के अंतर्गत विनियमित है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला सही था, दूसरा गलत था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 3। आगे देखिए, भारत में बाघ गलियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि बाघ गलियारे बाघों को विभिन्न अधिवासों के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करने के साथ आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने न्यूनतम लागत वाले मार्गों के आधार पर बाघ गलियारों की पहचान की है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बाघ गलियारे केवल
अधिसूचित टाइगर रिजर्व के अंदर ही घोषित किए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। बाघ गलियारे जो है अधिसूचित टाइगर रिजर्व के बाहर भी घोषित किए जा सकते हैं। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे ओजोन परत के संरक्षण संबंधी वियना कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था। ठीक है, इसे ओजोन परत के संरक्षण संबंधी वियना कन्वेंशन के तहत अपनाया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करना। तो स्पेशली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है कि ओजोन ऐसे पदार्थ जो ओजोन जिसकी वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है, ऐसे पदार्थों को समाप्त करना है, वो भी समयबद्ध तरीके से या क्रमवार तरीके से। धीरे धीरे एनवायरमेंट से इस तरह के पदार्थों को समाप्त किया जाएगा या उसके उत्पादन पर रोक लगाया जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ के रूप में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को मूल रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित किया जाता था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप लोग को पता होगा कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले ही कि ये इससे ओजोन को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। ये ओजोन का डिप्लीशन नहीं हो रहा है, ओजोन का क्षरण नहीं होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित नहीं किया जाता है, मूल रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता के कारण किगाली अमेंडमेंट के तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग की उच्च क्षमता के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेजी से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बढ़ा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। इसको किगाली अमेंडमेंट के तहत इसके उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला और तीसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में देखो दोस्तों, क्वेश्चन आएगा तो सारे के सारे एनवायरनमेंट के लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या है, इसका एक ही जैसा नेचर है इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन का, तो घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन जितने भी इसमें पूछे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है इसी टॉपिक से। ठीक है, ज़्यादातर ये कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हुआ है और खास करके अधिनियमों को इसमें शामिल किया है। तो ये अच्छा है, इसमें सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा इसका लेवल हाई किया है, लेकिन उतना भी हाई नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दो बार अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन बच्चे बस इन सब चीज़ों पे, इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिए थे, अब वो बच्चे थोड़े सतर्क हो जाएंगे और सभी कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ लेंगे। मुझे लगता है दृष्टि का यही उद्देश्य रहा होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं और ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संबंधित गतिविधि की किसी अन्य विधि द्वारा स्वीकृति की स्थिति में इस अधिनियम के तहत प्रदूषकों के उत्सर्जन की अनुमति है, भले ही निर्धारित पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन होता है। अच्छा, मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली थी, यही, हाँ, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाना। सिविल एस्पिरेंट किस तरह से सोचते हैं देखते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कर पाते हो कि नहीं, वो भी बिना पढ़े। मतलब ये बुक में एकदम ऐसा तो सेम नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ करके इसका आंसर बताइएगा। इसमें सिर्फ आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। चलिए आगे देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत वनों को संरक्षित श्रेणी से बाहर करने और वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अगर वनों को संरक्षित श्रेणी से बाहर करना है और वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाना है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, राज्य सरकारों को। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अधिनियम के तहत चाय एवं कॉफी बागान के लिए वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ों को काटना गैर वन उद्देश्य माना जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अगर भैया आपको कॉफी या चाय की खेती करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेड़ों को काट दें, जंगल को कॉफी का बागान बदल दें या चाय की बागान में बदल दें। अगर आप इस तरह की गतिविधियां करते हैं तो इसको आप गैर वन उद्देश्य माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप चाय की खेती कर रहे हो तो हाँ, आप
पेड़ पौधों को बचा रहे हैं, ये वन के अंतर्गत आएगा नहीं, इसको गैर वन उद्देश्य के तहत माना जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि इस उद्देश्य के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन्यजीव संरक्षण एवं वन प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को गैर वन उद्देश्यों के रूप में माना जाता है। बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण और वन प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों को गैर वन, तो सभी गतिविधियों को गैर वन उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था? राष्ट्रीय वन बोर्ड का गठन किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। वन्यजीव बोर्ड का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कह रहा है कि बाघों के इन सीटू संरक्षण के समर्थन से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। जो प्रोजेक्ट टाइगर है एक केंद्र प्रायोजित योजना है और ये इन सीटू संरक्षण प्रदान करता है। इन सीटू और एक्स सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब होता है कि अगर आपको किसी जीव जंतु या फिर किसी पेड़ पौधों को संरक्षण प्रदान करना है तो वो जहाँ रह रहा है वहां पर ही उसको संरक्षण प्रदान किया जाए, तो इसको इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। एक्स सीटू में क्या होता है कि मान लो इस जीव को ए नामक जीव को संरक्षण प्रदान करना है, तो इस ए नामक जीव को किसी दूसरी जगह ले जा करके स्पेशली इसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ पर इसको संरक्षण प्रदान करो, तो इसको एक्स सीटू संरक्षण प्रदान किया जाएगा। जैसे घर में मैं मान लो बीमार हूँ, तो मेरे घर में डॉक्टर आकर के मेरी केयर करेगी, मेरी देख रेख करेगी, तो इसे कहा जाएगा इन सीटू। लेकिन मैं हॉस्पिटल जाकर के अपनी केयर करा रही हूँ, अपना इलाज करा रही हूँ, तो उसे एक्स सीटू कहेंगे। इसी तरीके से आप पेड़ पौधों या एनवायरनमेंट के संदर्भ में भी सोच सकते हो कि अगर पेड़ पौधे बीमार पड़ रहे हैं, उनकी संख्या में कमी आ रही है, या जीव जंतु बीमार पड़ रहे हैं, उनकी संख्याओं में कमी आ रही है, तो उनकी जगह अगर इलाज किया जा रहा है जहां वो रह रहे हैं तो उसको इन सीटू मान लो। अगर उनको किसी दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षण प्रदान किया जाए तो उसको एक्स सीटू। और आप लोग जब एनवायरनमेंट की बुक पढ़ना दृष्टि आई इसकी, तो इन सीटू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक्स सीटू के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसको पढ़ लेना, अक्सर यूपीएससी में पूछ देता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ये सभी इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। एक्स सीटू में जैसे बायो बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, तो ये सभी क्या आएंगे? आपके एक्स सीटू के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि बाघ अभ्यारण्यों के प्रभावी प्रबंधन के क्रम में सर्वोत्तम अभ्यास मानक स्थापित करने हेतु कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड को वर्ष 2013 में जारी किया गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो DRAP एक वर्ष भर चलने वाली मिशन मोड पहल है जिसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान स्थलों के रेमेडिएशन की फास्ट ट्रैकिंग करना है। इसका मतलब यह है कि जो अपशिष्ट है उनका कितनी तेजी से निपटान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको ट्रैक किया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह कार्यक्रम वर्ष 2035 तक लक्ष्य जीरो डंप साइट प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो जो 2035 तक नहीं बल्कि 2026 तक। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। 2026 तक लक्ष्य जीरो डंप साइट प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है यह कार्यक्रम, यानी डंप साइट रेमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह हमेशा जल निकायों में प्राकृतिक रूप से होता है और मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। तो अक्सर ये स्टेटमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट दे तो आप लोग गलत ही मान लिया करिए। देखो, सुपोषण क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, मानव जनित कारणों की वजह से भी हो सकता है। सुपोषण में क्या मतलब है कि जैसे मान लो तालाब है
उसके आसपास बहुत सारे घर हैं, तो घरों से किचन विचन का कचरा और अन्य तरह का कचरा जो है इस तालाब में आ रहा है। तो इस तालाब में आने की वजह से यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य तरह के जो पोषक तत्व होते हैं इस तालाब में बढ़ जाएंगे। पोषक तत्वों की बढ़ने की वजह से इसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव जंतु, खरपतवार और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खरपतवार, छोटे छोटे जीव जंतु बढ़ने की वजह से अब भाई इस तालाब में ऑक्सीजन जितना था वो तो उतना ही रहेगा। जीव जंतुओं की बढ़ने की वजह से, खरपतवार की बढ़ने की वजह से ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे इस तालाब की ऑक्सीजन की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। कि बहुत तेजी से यहाँ पे छोटे छोटे जीव जंतु और खरपतवार ग्रोथ करने लगते हैं, इसी को सुपोषण कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि सुपोषण के कारण होने वाले शैवाल प्रस्फुटन से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। भाई इतने ज्यादा अगर खरपतवार उग गए या फिर शैवाल उग गए, मेनली यहाँ पे शैवाल के संदर्भ में होता है सुपोषण, तो शैवालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है, जहाँ पे शैवाल उग रहे हैं, तालाब हो गया, झील हो गया, समुद्र हो गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसी को सुपोषण कहा जाता है। ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो जल में रहने वाले जीव हैं वो जीव जो हैं मरने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को सुपोषण की वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है। पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है। ये हमेशा जल निकाय में प्राकृतिक रूप से होता है, तो जरूरी नहीं प्राकृतिक रूप से हो, मानवीय गतिविधियों की वजह से भी हो सकता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, उपयुक्त प्रदूषकों में से कितने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के डर्टी डजन के तहत शामिल है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषक का मतलब क्या होता है? जो एनवायरनमेंट में स्थायी तौर पे रहते हैं। ठीक है, ये जल्दी खत्म नहीं होते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। तो ये सभी जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के डर्टी डजन के तहत शामिल है। एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, हेक्साक्लोरोबेंजीन और एंड्रीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड आर्द्रभूमि दी हुई है, दूसरे साइड राज्य दिया है, बताना है कि कौन सा कितने सही सुमेलित हैं। तो सिलीगुड़ी झील जो है ये राजस्थान में है, पहला गलत हो गया। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, दूसरा भी गलत हो गया। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, तीसरा सही है। तवा जलाशय जो है मध्य प्रदेश में है, चौथा भी सही है। तो कितने सही सुमेलित हुए? 2 सही सुमेलित हुए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र तिब्बत के पठार का विस्तार है, जिसमें लद्दाख और लाहौल स्पीति जैसे शीत मरुस्थल क्षेत्र शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है तिब्बत के पठार का विस्तार है, तो पहला स्टेटमेंट सही। यहाँ पे आपको शीत मरुस्थल देखने को मिलेगा, खास करके लद्दाख और लाहौल स्पीति वाले क्षेत्र में। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट क्षेत्र के तहत भारत के सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग है। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। भारत के सभी जैव भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग जो है दक्कन प्रायद्वीप का है, न कि पश्चिमी घाट का है। ओके, दक्कन प्रायद्वीप का है। तो दूसरा गलत हो गया। पहला कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के शुष्क क्षेत्र शामिल है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। कितने अकशेरुकी की श्रेणी में शामिल हैं? अब अपना कॉन्सेप्ट लगाना। अकशेरुकी की श्रेणी मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। कशेरुकी में क्या होता है? कशेरुकी में इसका उल्टा होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब इन 6 में देखो मछली दिया हुआ है। मछली में क्या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? नहीं मैम, नहीं पाई जाती है, इसको हटा दो। अरे मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, तो कहो हाँ पाई जाती है। ये अकशेरुकी श्रेणी में आएगा तो नहीं आएगा, ये कशेरुकी श्रेणी में आएगा। बाकी सभी चाहे एनेलिड हो, मोलस्क हो, आर्थ्रोपोड हो, एरेक्निड हो, इकाइनोडर्म हो, ये सभी जो है अकशेरुकी श्रेणी में आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 5।
आगे देखिए, कथन ये कह रहा है कि उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां सामान्यतः विलुप्त के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जो उच्च पोषण स्तरों की जो प्रजातियां होती हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, लोमड़ी, ये सभी क्या हैं? उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियां हैं, सबसे उच्च पोषण स्तर पर पाई जाती हैं। तो ये जो है विलुप्ति के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। दूसरा कह रहा है कि उच्च पोषण स्तरों की प्रजातियों की संख्या आकार प्रायः कम होती है, उनकी संख्या वृद्धि दर भी सीमित होती है। जैसे जो बहुत बड़े जीव जो उच्च पोषण स्तर के जीव होते हैं, आप लोग देखेंगे इनकी संख्या प्रायः कम होती है, इनकी संख्या प्रायः कम होती है और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर अ, अ, जैसे कि इनकी संख्या कम है तो कहीं न कहीं इनमें आप लोग देखेंगे कि इनका प्रजनन भी कम होता है। इनकी संख्या कम होने की वजह से ये बहुत जल्दी विलुप्त हो जाते हैं। तो समझ में आया कि इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनके बच्चे पैदा करने की जो दर होती है वो बहुत कम होती है। इसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का बदलाव आता है तो इनमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। जैसे अपने घर में देख लो, चूहों की संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ेगी जितने कि आपको कुत्तों की नहीं देखने को मिलेगी, हैं? इसी तरीके से जंगलों में देख लो, जितनी तेज़ी से हिरण की संख्या बढ़ेगी, उतनी तेज़ी से शेरों की संख्या नहीं बढ़ती देखने को मिलेगी आप लोगों को, है ना? और शेरों की जो गर्भावधि है वो भी लंबे समय की होती है शेरनियों की, तो उनके बच्चे पैदा करने की दर बहुत धीमी होती है। इनकी संख्या पहले से ही कम है और अब और कम होती जा रही है, ठीक है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी अक्सर पूछ देता है कि कितने कीट-भक्षी श्रेणी में शामिल हैं? तो जब आप लोग एनवायरनमेंट पढ़ो तो इसके लिए एक अलग से कहीं बुक में ही नोट कर लो या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो नोट कर लेना कि कीट-भक्षी श्रेणी में कौन-कौन से आएँगे। पादप ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शॉर्ट रील में देखा होगा या फिर कहीं पे भी किसी वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं कि उनके पौधे पर अगर वो कीट आके बैठता है तो उसको तुरंत अपना जो पौधा पत्ती होती है उसको बंद कर लेते हैं, फिर उस कीट को पाचन कर लेते हैं। इसी को कीट-भक्षी पौधे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत सैंड्यूस, नेफेंथस, पिंगुइकुला, ब्लेंडर वाटर्स, ये सभी इसके अंतर्गत आएँगे, यानी कीट-भक्षी पादप हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर और हिम तेंदुआ का संरक्षण करना है। तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि ये संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में, दिल्ली में है। पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये बिल्ली की जो 7 प्रजातियां हैं, ये 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करता है। 5 यहाँ पे दी है, 5 नहीं होगा। 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करता है। ये 7 प्रमुख बिल्ली प्रजातियां कौन-कौन सी हैं? तो ध्यान रखना, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, प्यूमा है, जगुआर है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में प्यूमा और जगुआर, ये बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजातियां हैं, प्यूमा और जगुआर, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं और स्टेटमेंट में दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखना, प्यूमा और जगुआर ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। भारत में केवल बाघ, तेंदुआ, शेर, चीता, हिम तेंदुआ पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह संस्थागत रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोनों से स्वतंत्र है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट सही दिया है। दूसरा कह रहा है कि IFCCT को जलवायु संबंधी व्यापार उपायों से संबंधित बाध्यकारी समझौतों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
इसे बाध्यकारी समझौतों को लागू करने का अधिकार नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला है ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ये ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट क्या है? ये बताता है कि कहाँ पे मीथेन का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे मीथेन का अवशोषण ज़्यादा हो रहा है, मीथेन की उत्सर्जन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, कम कहाँ हो रहा है, किस क्षेत्रों से ज़्यादा हो रहा है, किस क्षेत्रों से कम हो रहा है, इसको ट्रैक करता है, इसके बारे में बताता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? यूनेप और CCAC द्वारा। दूसरा कह रहा है कि भारत विश्व में मीथेन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक नहीं बल्कि तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। भारत जो है विश्व में मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। तो मैं पहला और दूसरा कौन है? तो पहला है चाइना और दूसरा है USA, तीसरा भारत। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने की लगभग 70% क्षमता G20+ देशों में निहित है, जो कुल मीथेन उत्सर्जन के लगभग 2/3 के लिए उत्तरदायी है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। आगे देखो, पूछा है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ देता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। BPSC अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर दिया होगा तो उसमें BOD पूछा था कि BOD क्या है। हाँ, और UPSC और PCS में भी पूछ देता है। का आशय क्या है? इसमें स्टेटमेंट दिया है कि BOD का आशय जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। ओके, पहला स्टेटमेंट सही है। मतलब BOD का स्पेशली ये मतलब समझिए कि ये ऑक्सीजन के लेवल को चेक करता है किसी जलीय निकाय में। जैसे कि तालाब में BOD चेक करेगा कि भैया यहाँ इसमें ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। जैसे क्या होता है कि कोई तालाब है, अगर उसमें आप पोषक तत्वों को या सड़े गले चीज़ों को उसमें बहाएंगे तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, छोटे छोटे जीव पनपने लगते हैं, छोटे छोटे खरपतवार उगने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उस तालाब में भाई पहले तो जीव जंतु कम थे, पहले छोटे छोटे जीव सूक्ष्म पौधे कम थे, लेकिन अब क्या हुआ भाई, उसमें पोषक तत्व बढ़ गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे पोषक तत्व बढ़ने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे जीव भी ग्रोथ करने लगे, छोटे छोटे जीव, जलीय जीव उत्पन्न होने लगे, कीड़े मकोड़े ज़्यादा आने लगे, पेड़ पौधे छोटे छोटे खरपतवार उगने लगे। अब ये खरपतवार उग रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिना ऑक्सीजन के ही रहेंगे, इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो पहले ऑक्सीजन तो जितना था उतना था ही, अब इनके ऐसा तो है नहीं कि इनके ग्रोथ करने की वजह से ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगा। इनके ग्रोथ करने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ कम हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये क्या करता है भाई, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम ही रहता है। डिमांड बढ़ता है लेकिन ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग के तहत जल में उपस्थित केवल जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थ को नहीं, जल में उपस्थित केवल जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थ को ही नहीं नापा जाता है, बल्कि गैर जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थ को भी मापा जाता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसी वजह से ये जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा विश्वसनीय सूचक माना जाता है BOD की अपेक्षा। आगे जो कह रहा है कि इसलिए यह प्रदूषक सांद्रता का आकलन करने के क्रम में BOD की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। कम विश्वसनीय नहीं होता है बल्कि ज़्यादा विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपरोक्त तकनीकों में से कितनी इन सीटू बायो रेमेडिएशन के अंतर्गत शामिल है। ये बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या है? बायो रेमेडिएशन का मतलब ये है कि जैसे कि आपके घर में कोई अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कुछ कचरा है, गीला कचरा है, खाना वाना बनाए थे आप लोग तो उसका कुछ कचरा बच गया था, तो इसको निपटान करना है तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे एनवायरनमेंट में फेंक दोगे। लेकिन इसका निपटान अगर बैक्टीरिया का प्रयोग करके किया जाए
यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो इस अपशिष्ट को खाते हो, पचाते हो, इसको पर्यावरण के अनुकूल बनाते हो। तो ऐसे बैक्टीरिया का प्रयोग करके जब प्रदूषकों को खत्म किया जाता है एनवायरनमेंट से, तो इसी को बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। बस ये है कि जो ये प्रदूषक को समाप्त करने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ये अच्छा होता है। ये एनवायरनमेंट को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुँचाता, इसे बायो रेमेडिएशन कहा जाता है। दृष्टि की बुक में आप जब पॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसी पॉल्यूशन वाले टॉपिक में ये बायो रेमेडिएशन दिया है। बायो रेमेडिएशन 2 तरह का होता है कि इन सीटू होता है, दूसरा एक्स सीटू होता है। जैसे कि आपने देखा था कि किसी जीव को अगर संरक्षण प्रदान करना है, तो एक इन सीटू तरीके से किया जाता है, दूसरा एक्स सीटू तरीके से। इसी तरीके से जैसे कोई प्रदूषक है, उसको उसी जगह पे मान लो बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पड़े हुए हैं, अगर इस अपशिष्ट पदार्थ को यहीं पर ही बैक्टीरिया को ला करके यहाँ पर ही इनका निपटान किया जाए, तो इसको इन सीटू बायो रेमेडिएशन कहा जाएगा। अगर इस प्रदूषक को किसी दूसरी जगह ले जा करके बैक्टीरिया का प्रयोग करके इस अपशिष्ट का निपटान किया जाए, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल इसको खत्म किया जाए, तो इसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन कहेंगे। ठीक है, तब आपको क्या काम करना है, होमवर्क ये है कि आप एनवायरनमेंट की बुक में या दृष्टि आईएएस की बुक होगी या कोई भी बुक होगी, उसमें पॉल्यूशन वाले टॉपिक में जाके बायो रेमेडिएशन पढ़ना कि इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट कौन कौन से आएंगे, एक्सट्यूटू में कौन कौन से आएंगे। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, बायो वेल्टिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन, बायो पाइल्स या फिर अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। हालांकि या तो मैं खुद इसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो इन सीटू बायो रेमेडिएशन में आपका बायो वेल्टिंग आएगा, बायो स्पार्जिंग आएगा, बायो ऑगमेंटेशन आएगा, लेकिन बायो पाइल्स नहीं आता। बायो पाइल्स है ये एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन के अंतर्गत आता है, चौथा नहीं रहेगा, केवल 3 रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है और अमेजन नदी बेसिन में व्यापक रूप से मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि कहाँ दक्षिण अमेरिका का स्थानिक जीव है ये, अमेजन नदी बेसिन में व्यापक रूप से पाए जाते हैं ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। दूसरा कह रहा है कि अपने प्राकृतिक अधिवास में यह मुख्यतः वृक्षवासी और दिनचर प्राणी होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है कि ये दिनचर प्राणी होते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। जैसे कि हमने आपको स्टेटमेंट में बोला है वैसे कि कहीं भी पूर्णतः शब्द दे दे, केवल शब्द, जैसे कि यहाँ पे है केवल शब्द दिया था, तो अक्सर ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप लोग, गलत है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पूर्णतः है शाकाहारी प्राइमेट है, तो पूर्णतः शाकाहारी नहीं होते, ये सर्वाहारी होते हैं। ये जो कैपुचिन बंदर है ये पूर्णतः शाकाहारी नहीं होते बल्कि सर्वाहारी होते हैं। तो तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारत में मिलने वाला एक बड़ा स्थलीय पक्षी है जिसे थार मरुस्थल की एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है। कौन है भैया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये थार मरुस्थल की एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है। ये मतलब भारत में मिलने वाला एक बड़ा स्थलीय पक्षी है। करेक्ट आंसर आपका बी है, भारत में स्थानिक रूप से पाया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। भारत इसके संरक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। अगला देखिए, प्रक्रिया, ये भी पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पॉल्यूशन टॉपिक में आपको ये मिल जाएंगी। पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन और इंसिनरेशन, अपशिष्टों का किस तरह से निपटान किया जाएगा, ये विधि दिया हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। पॉल्यूशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिनरेशन में क्या होता है कि इंसिनरेशन में उच्च तापमान पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का दहन किया जाता है। जैसे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको आपको जलाना है, तो एनवायरनमेंट में ऐसे खुले में जलाएंगे तो क्या होगा कि भाई तरह तरह की गैसेस, प्रदूषित गैसें एनवायरनमेंट में फैलेंगी और राख भी फैलेगा। तो इंसिनरेशन में क्या होता है कि बहुत ही उच्च तापमान पर विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का दहन किया जाता है। ठीक है, इसी को इंसिनरेशन या भस्मीकरण कहते हैं। तो पहला सही सम्मिलित नहीं है। और गैसिफिकेशन में क्या होता है कि सीन गैस उत्पादन करने के क्रम में ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में कार्बन समृद्ध अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन किया जाता है। गैसिफिकेशन में क्या होता है कि जो कार्बन समृद्ध अपशिष्ट पदार्थों का है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन जो है गैसिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो तीसरा भी सही सम्मिलित नहीं है।
दूसरा आपका सही सुमेलित है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में चारकोल, तेल और गैस के उत्पादन के क्रम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है पायरोलिसिस में। और गैसिफिकेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में अपघटन किया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूज कर देता है स्टेटमेंट में, एग्जाम में यूपीएससी में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है और गैसिफिकेशन में ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है। ठीक है, तो केवल एक सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसका आशय जो है समताप मंडल की ओजोन परत का मौसमी आधार पर विरल होना है, जिसे प्रायः दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में देखा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्या आप लोग देखेंगे ओजोन छिद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, वहां पे समताप ध्रुवीय बादल बनते हैं, तो उसी ध्रुवीय बादल पे ओजोन का जो है डिप्लेशन होता है, ओजोन का क्षरण होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन वाले मानव जनित उत्सर्जन से है, जिससे ओजोन अणुओं का क्षय होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। बचपन से आप लोग ओजोन के बारे में पढ़े होंगे, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला कह रहा है कि हाल ही में DSOX-ING और DNOX-ING प्रणालियां किस संदर्भ में समाचारों में रही हैं। तो ये बड़े औद्योगिक स्रोतों से होने वाले गैसीय उत्सर्जनों को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया है प्रवाल और प्रवाल विरंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉफ्ट कोरल प्रवाल भित्तियों के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि इनसे चूना पत्थर ढांचे उत्पन्न होते हैं जो पॉलिप्स की मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। देखो, कोरल दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट कोरल होता है, दूसरा प्रवाल सॉफ्ट कोरल होता है, दूसरा हार्ड कोरल होता है। जो हार्ड कोरल होता है ना, वो प्रवाल भित्तियों के मुख्य घटक होते हैं, ना कि सॉफ्ट कोरल। तो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हार्ड कोरल होना चाहिए था। जो हार्ड कोरल होता है वो प्रवाल भित्तियों के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि इनसे चूना पत्थर ढांचे उत्पन्न होते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि तापमान या प्रकाश में परिवर्तन से उत्पन्न तनाव के कारण प्रवाल से जुजेंथली के अलग हो जाने से प्रवाल विरंजन होता है। देखो, आप लोग को पता होगा कि जुजेंथली और प्रवाल, इन दोनों के बीच सहकारी संबंध पाया जाता है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो जुजेंथली होता है ये प्रवाल के ऊपर रहता है। जुजेंथली जो है भोजन प्रदान करता है प्रवाल को, और प्रवाल जो है आवास प्रदान करता है जुजेंथली को। तो दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगर जुजेंथली इससे अलग हो जाता है तो इससे प्रवाल का विरंजन होने शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रवाल को पोषण नहीं मिलेगा तो क्या होता है, उसका रंग जो है, उसको रंग भी जो है इस जुजेंथली के कारण मिला होता है। जब जुजेंथली हटने लगता है, उससे दूर हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रवाल अपने नेचुरल कलर में आ जाता है, व्हाइट कलर में। ठीक है, तो इस यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, पहला गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, सांभर झील के संदर्भ में पहला है कि मध्य एशियाई हाईवे के तहत अपने वार्षिक प्रवासन के दौरान फ्लेमिंगो सांभर झील पहुंचते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही। समय देखोगे आप लोग कि मध्य एशियाई हाईवे के तहत अपने वार्षिक प्रवासन के दौरान फ्लेमिंगो सांभर झील पहुंचते हैं। तो अभी ये न्यूज में भी रहा था, रील में भी आप लोग देखे होंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला है वन सलाहकार समिति निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके तहत गठित वैधानिक निकाय है। तो वन सलाहकार समिति जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आगे देखिए, वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत में AQI ढांचे के तहत वायु गुणवत्ता को 4 श्रेणियों में नहीं बल्कि 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि AQI की गणना करते समय ओजोन को प्रदूषकों की सूची से बाहर रखा गया है। तो ऐसा नहीं है, ओजोन की गणना करते हैं तो AQI की गणना करते हैं अगर, तो इसमें ओजोन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ओजोन को प्रदूषकों की सूची में रखा गया है। इसमें कह रहा है बाहर रखा जाता है, नहीं, दूसरा भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है पारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन कह रहा है कि पारा के संपर्क में आने से मस्तिष्क, त्वचा और हृदय को प्रभावित करने वाले विकार हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के भूजल में पारे के प्रदूषक को रिपोर्ट नहीं किया गया है।
तो भारत के भूजल में पारे के प्रदूषण को रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो ये गलत है। रिपोर्ट किया जाता है भाई, पारे की वजह से मीना माता रोग होता है। और भारत में देखेंगे आप लोग, भारत के जलों में पारे प्रदूषक की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। ये चिंताजनक है भारत के लिए। इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, ये गलत है, किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि पारा कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्पन्न होता है। तो बेसिक सी बात है भाई, औद्योगिक प्रक्रियाओं से भी उत्पन्न हो सकता है और प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्पन्न हो सकता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से अमोनियम सल्फेट बनता है। देखो, अमोनियम सल्फेट कब बनेगा? जब SO2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तब, या SO2 जब अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तब? जब SO2 अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तब अमोनियम सल्फेट बनता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि PM 2.5 के संपर्क में आने से दीर्घकालिक क्रॉनिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है भाई, PM 2.5 के संपर्क में आने से हमें स्वास्थ्य से संबंधित या फेफड़े से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि उच्च स्तर के SO2 संपर्क से हृदयघात यानी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अम्लीय वर्षा में भूमिका होती है। आप लोगों को पता होगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड की अम्लीय वर्षा में कोई भूमिका नहीं होती है। अम्लीय वर्षा या तो नाइट्रिक ऑक्साइड या तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। तो दो गलत हो गया, दो सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पूछा है कितने सही है, तो दो सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है जीव, उपयुक्त जीवों में से किनमें हाइबरनेशन की परिघटना होती है? हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब ठंड का मौसम आता है तो ये जीव जो होते हैं कहीं छुप जाते हैं, ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ एनवायरनमेंट के तापमान से थोड़ा जहाँ छुपते ही काफ़ी अंतर होता है। बाहर बहुत ठंड है तो यहाँ जो ये जहाँ छुपते हैं वहाँ पे थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता है, और ये अपने चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को बहुत कम कर लेते हैं और अपने श्वसन दर को कम कर लेते हैं ताकि ये जीवित रह सके। ठीक है, तो इसी को हाइबरनेशन की घटना, जैसे सांप है वो हाइबरनेशन में चला जाता है, ठंडों में सांप वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं क्योंकि ये बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं जिससे इनका भोजन बहुत धीमे धीमे पकता है और ये लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, अपने श्वसन दर को कम कर लेते हैं। तो ये तीनों ही जो है हाइबरनेशन की परिघटना इन तीनों में देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बाघ और तेंदुआ के बीच भिन्नताओं के संदर्भ में। तो तेंदुआ की तुलना में बाघ का आकार जो है और वजन काफी अधिक होता है तथा ये मुख्यतः क्षमता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। बाघ का आकार आप देखोगे तेंदुआ के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ा होता है, इनका वजन भी ज़्यादा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि तेंदुए जो है सामान्यतः बाघों की तुलना में बड़े जानवरों का शिकार करते हैं और इनमें छुपकर शिकार की बजाय प्रत्यक्ष हमला करने की प्रवृत्ति होती है। देखो गलत है ये। जो बाघ होती है आप लोग देखा ही पहला स्टेटमेंट कि ये आकार में बड़े होते हैं और इनकी क्षमता भी ज़्यादा होती है। तो ये बड़े जो जानवर होंगे वो बड़े जानवरों का शिकार करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि चूहा जो है बिल्ली का शिकार करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बाघ जो है ये बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, तेंदुआ नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि जिन क्षेत्रों में दोनों प्रजातियां एक साथ पाई जाती है वहां तेंदुए बाघों से बचने के लिए अक्सर रात्रिचर हो जाते हैं या चट्टानी एवं ऊंचे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखो तेंदुआ जो है बाघों से डरते हैं, इनसे बचने के लिए ये रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। और जो बाघ होते हैं ज़्यादातर ये दिनचर्या प्राणी होते हैं, ये दिन में जगते हैं, रात में अपना विश्राम अवस्था में रहते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा गलत था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि मैं 2025 UPSC 2025 PYQ का पेपर सॉल्व कराऊँ या ना सॉल्व कराऊँ, कमेंट में बता देना। और बाय बाय। अगला टेस्ट जो है कल है, यानी अगला टेस्ट कल है संडे को, टेस्ट नंबर 10। ये हिस्ट्री का है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। फिर हम लोग 1 या 2 दिन बाद मंडे को या ट्यूसडे को टेस्ट नंबर 10 की वीडियो क्लास करेंगे, जब कोचिंग में कंप्लीट करा दिया जाएगा ये टेस्ट तब। ठीक है।